फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एकेएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारी ये यूकेपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर दिए थे सभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे कि उसको कराना ही चाहिए, और एट लास्ट मैं उनको करा दूंगा। जब आपके एग्जाम होने होंगे उससे पहले करा दूंगा मैं। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन थे उस पेपर में, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो अब जो ये लेक्चर सीरीज चलने वाली है, ये मेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन ए में, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अगर हम यहाँ पर टॉपिक देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो आप देखोगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं चैप्टर में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, और इन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप कहीं से रिफ़र करना चाहते हो तो एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक रिफ़र कर सकते हो, जिसमें सेकंड चैप्टर जो है वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, वैसे तो आपका इसी टॉपिक में जो आपका ये वीडियो लेक्चर है इसमें सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें अपने टॉपिक जो हमें दिए हुए हैं, पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स क्या है और उनकी शेप्स किस तरह की होती है, फिर क्या रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऑर्बिटल और सबसेल्स में, और किस तरह से हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी आप लोगों को आता भी होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक जैसा आपका है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन बिहेव किस तरह से करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को समझाने के लिए हमारे पास क्या है कि एक तरह से दो बेसिकली रूल्स हैं। ठीक है ना, उन्हीं मॉडल का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक तो डी ब्रॉगली हो गया, मैटर के लिए भी और ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल है, वेल एप्लीकेबल है ये। ठीक है ना, एक तो हमारा है डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर। और जो दूसरा हमारा है वो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, दूसरा जो हमारा मॉडल है वो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है ना, वैसे तो हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक तरह से क्या है, पार्टिकल माना था। ठीक है ना, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब आया तो उसने उसको क्या है, वेव नेचर भी मान लिया कि ये वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये हमें कहाँ से पता चल जाएगा, ये हमें इस डी ब्रॉगली डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रॉगली ने अपना प्रिंसिपल, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से डिराइव होकर आता है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पर आपका लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, कोई भी जो भी पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर ये सिग्निफाई कर रहा है। एच हमारा यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एम है हमारा मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। और जो हमारा वी है यहाँ पर
ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये v है, यहाँ पर इसको न्यू मत समझना आप, ये v है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है और इसमें ये चीज़ें हमें गिवन है कि लैम्डा हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है, वेवलेंथ बता रहा है उस पार्टिकल की, ठीक है ना, जिस भी पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रूल चलता है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपका फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर आप इक्वेशन से देखोगे तो इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो लेमडा है और जो मास है उसका जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। जो लैम्डा है आपका वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो कहने का मतलब अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स टू हाई, मान लीजिए काफ़ी हाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके फुटबॉल है, ठीक है ना, उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, उसका वेव नेचर बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। वेवलेंथ या वेवलेंथ और वेव नेचर बिकम्स नेग्लिजिबल, वेव नेचर उसका नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है, डी ब्रोगली ने हमें इस इक्वेशन से यही डिफाइन करने की कोशिश करी कि कोई भी जो पार्टिकल है वो डुअल बिहेवियर शो कर सकता है। उसमें क्या हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, ठीक है ना, और क्या है, वेव नेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को उसने कंबाइन करके बनाया था, एक प्लांक्स का इक्वेशन, ठीक है ना, और एक आइंस्टीन के एनर्जी के इक्वेशन को सम अप करके ये इक्वेशन डिराइव हुआ है, ठीक है। तो उतना हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन हमारा क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है ना। जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लैम्डा है, वेवलेंथ है, उसका मास के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वेव नेचर खत्म हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो हम इन मतलब कह सकते हैं कि उसका वेव नेचर एक तरह से वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने इस इक्वेशन से समझना था। और यहाँ पर अगर आपको मैथमेटिकल तौर पे कोई इससे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इनका यूज कर सकते हो। जैसे एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखोगे कि एच इक्वल टू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। और बाकी आपको ये इक्वेशन में दे के भी रखेंगे वो, ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 6.626, पर हमारा इससे काम चल जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसे सॉल्व करने में आसान पड़े। तो वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। बाकी आप 6.6 इंटू 10⁻⁻34 से भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल जिसके बारे में बात करी जा रही होगी, जिसका मान लो आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोल दिया गया है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। उसका मास गिवन है, उस किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो गिवन है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही होता है, तो वेवलेंथ पूछी जा सकती है। तो वहाँ पर आप इस तरह से यूज करना होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके हम चल रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.31 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना, -31 किलोग्राम, ठीक है ना। अगर आप ग्राम में करोगे तो -28 ग्राम हो जाएगा। अब जनरली क्या होता है, हम एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर किलोग्राम वाला मास ही लिख के आपको शो कर रहा हूँ। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी आप लोगे, वेलोसिटी तो वेलोसिटी आपको अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो हम यही मान के चलते हैं कि वो लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो आपको क्वेश्चन में दी होगी कि वो इतने किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे क्या मान के चलोगे कि वो लाइट की स्पीड से ही मूव कर रहा है। तो इसकी
वेलोसिटी आपने क्या लेनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने वैल्यू यूज करनी होगी। तो इस तरह से ये वैल्यू हम यूज करके क्या है, किसी भी पार्टिकल की जिसके लिए हमें पूछा गया है उसका क्या है वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या जो भी एक चीज़ आपको गिवन नहीं होगी बाकी सारी चीज़ें पता होगी उसका यूज करके आप निकाल लोगे। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना जब भी आप मास की वैल्यू पुट करोगे तो आप किलोग्राम में ही पुट करोगे। ठीक है ना। अगर आपका ऑप्शन कुछ ग्राम वगैरह में दिया है तब आप उसके हिसाब से देख लेना, नहीं तो एसआई यूनिट का ही यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आप समझ गए होंगे पहला इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को समझाने के लिए जो पहला हमारा रूल था, या कह लीजिए इक्वेशन दिया गया था डी ब्रॉगली, वो हमने देख लिया क्या है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हेजनबर्ग प्रिंसिपल, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ इसके, क्योंकि हम क्या यहाँ पर कोई 11th की क्लास तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन ओरिएंटेड ही कर रहे हैं और फटाफट अपना सिलेबस कवर कर पाएँ इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें जो हमारा इक्वेशन निकल के आता है वो है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसकी जो डेफिनेशन है वो उसने या ये इक्वेशन समझाने क्या चाह रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चल रहे हो तो आप उसकी क्या पोजीशन बता पाओगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है वेव नेचर भी होता है, तो इसलिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती। ठीक है ना। और इस बात को कौन अब क्लियर करने आया, हेजनबर्ग प्रिंसिपल के क्लियर करने आया कि भाई नहीं, इसमें केवल क्या है मैटर वाले ही गुण नहीं है, मैटर वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है केवल इसमें, इसमें क्या वेव नेचर भी है। और इसी वजह से आप क्या है कि इसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही समय पर नहीं क्लियरली बता सकते हो। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बताओगे तो उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। अगर आप किसी तरह से एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालते हो तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन नहीं बता पाओगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मैटर के साथ साथ वेव नेचर भी है। ठीक है ना, इस वजह से हो रहा है। ठीक है ना। बाकी हम इसको इक्वेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं क्या है। तो ये जो डेल एक्स है ये क्या दिखा रहा है, आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सिग्निफाई कर रहा है। ये क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन में सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता है। ठीक है, इसको सिग्निफाई कर रहा है डेल एक्स। डेल पी एक्स क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है ना। और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगा, नहीं तो हमेशा ज़्यादा ही होगा किससे, h/4 पाई से, लेकिन कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इस इक्वेशन को हम और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल, अब मास में तो कोई चेंज आता नहीं है, जो चेंज आएगा वो वेलोसिटी में ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और h/4 पाई, तो इसी को हम दोबारा से लिख सकते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई m। तो इस तरह से आपका इक्वेशन फाइनल सिंप्लीफाइड वे में आ सकता है। तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये हमें क्लियर कर रहा है कि डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई m। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन वाइज क्या थी कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब इस इक्वेशन से भी आपको दिख रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये हमेशा क्या होगी इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी h/4 पाई m। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप एक साथ क्या है इसका एग्जैक्ट
लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ हम अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आना निश्चित है, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें और बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, कोई सिंपल न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा हो जाता है ख़त्म यहीं पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, क्वांटम नंबर्स कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, जब इससे पहले वाले जो मॉडल थे हमारे एटॉमिक मॉडल, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज ए मैटर कंसीडर किया था। ठीक है ना, और उसके हिसाब से ही वो चल रहे थे। जैसे बोर्ड्स मॉडल भी है, तो बोर्ड्स मॉडल ने भी उसको क्या है, एक मैटर की तरह ही लेके चला था। ठीक है ना, और उसकी वजह से उसमें दिक्कत आई थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन उन्होंने एक तरह से एक पाथ में क्या मान ली थी, सर्टेन मान ली थी। ठीक है ना, जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी उसको तो बोर मॉडल ने दूर कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, मूव करेगा तो एनर्जी डिसिपेट करता है। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, फॉल डाउन होगा, एटम एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको तो उन्होंने क्या किया था, उस ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया था कि जो हमारा एटम है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है और उन स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, तो इस वजह से वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया था, बोर्स मॉडल ने उसकी पोजीशन एक तरह से एग्जैक्ट पोजीशन बता दी थी, निश्चित मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी पर्टिकुलर पाथ में ही या इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे ही घूम रहा है। जबकि क्या है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना ही क्या है, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या बहुत हाई स्पीड से घूम रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से, लाइट की स्पीड से घूम रहा है वो तो, और आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दे रहे हो। जो ऑर्बिट का जो हमने बनाया है बोर मॉडल ने, उसको यही मान के कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन इसकी पता है हमें, उसने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इस ऑर्बिट में घूम रहा है या फिर इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसने बता दिया कि एग्जैक्ट इतनी लोकेशन पे होगा। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन चेक करने भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो जो उससे बीम पड़ेगी उस दौरान क्या होगा, उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो आप बता ही नहीं सकते। तो इस वजह से क्या है, फिर नए मॉडल आए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया एटम का, और उसमें फिर क्या है, उन एटम के बारे में समझाने के लिए, उस मॉडल को समझाने के लिए ही हमें क्या दिए गए, क्वांटम नंबर्स दिए गए। ठीक है ना, तो ये क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या है, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हमारे क्या है, कुछ इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो कि क्या है, इस क्वांटम मॉडल को समझाने का काम करती है। ठीक है ना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप ये क्वांटम नंबर्स या अचानक से ही क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या है, जस्ट कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमारे क्या है, एटम को समझाने का काम करती है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लाया तो उसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाया, तो उसके बारे में ही हमें ये जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं ये समझाने का, एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है ना, जो कि अलग अलग बातें बताएंगे हमें। तो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है हमारा इसी में एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो ये स्टार्टिंग के 3 हैं हमारे, ये हमारे किससे, श्रोडिंजर इक्वेशन से आए थे। श्रोडिंजर इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, श्रोडिंजर इक्वेशन से इसको हमने फाइंड किया था। ठीक है ना, जो ये हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें श्रोडिंजर इक्वेशन से नहीं मिला, इसके लिए हमें दूसरा इक्वेशन यूज करना पड़ा था। पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लेना इसे भी। ठीक है,
स्टार्टिंग के जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एनर्जी बेस्ड है और ये हमें कहाँ से मिले थे, श्रोडिंजर इक्वेशन से मिले थे। तो फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, इसका एनर्जी से, एटम की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये वहाँ से नहीं मिला, ये दूसरे आए थे साइंटिस्ट, मेरे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा, सर्च कर लेना एक बार, गूगल कर लेना, तो वहाँ से ये मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में आइए हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ऑर्बिटल और उनकी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे अब क्वांटम नंबर पहले हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में पक्का। ठीक है, तो पहले अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती हैं, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होंगी। मतलब एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इसी तरह से हो सकती है कंटिन्यू। ठीक है ना, जीरो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, क्यों, अभी आप जानोगे। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरह से साइज को डिटरमाइन करता है कहीं ना, साइज एंड एनर्जी, साइज एंड एनर्जी ऑफ एटम। ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं इसको, साइज एंड एनर्जी ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं फिर इसको हम इनडायरेक्ट रूप से ये बोलते हैं, ये किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। ठीक है, तो आप यही ध्यान में रखना कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है ये किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये सेल के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो इसी की तरह से अगर हमारे लिए क्या है, कोई एटम है जिसमें क्या डिफरेंट सेल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, तो हम इसको क्या किस तरह से सिग्निफाई करेंगे सेल के टर्म में, कि के एल एम एन। ठीक है ना, और अगर हम मैथमेटिकल उसमें बात करें तो ये फर्स्ट क्या दिखा रहा है आपका, ये फर्स्ट सेल के बारे में बता रहा है, ये फर्स्ट सेल है। ठीक है ना, अगर एन की वैल्यू 1 है इसका मतलब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट सेल है, अगर ये 2 है तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि ये सेकंड सेल है। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये थर्ड सेल है। और इसी तरह अगर एन की वैल्यू 4 है तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये फोर्थ सेल है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी या एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना, सेल की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपका क्या है, उसकी साइज और एनर्जी भी उसी ऑर्डर में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, अगर एन की वैल्यू या सेल की वैल्यू, ठीक है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू या सेल की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है तो उसका साइज और एनर्जी भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी या साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या मतलब, वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होगा। अगर मान लीजिए इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल आपका कहीं इस तरह से उसके क्लोज में होगा और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फिर इसी तरह जो सेकंड सेल है उसका साइज थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा और वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होगा। ठीक है ना, और इसी तरह से आपका थर्ड सेल है तो उसका साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है आपका जो सेल है उसका साइज भी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस से फार अवे जाने पर उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हम क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, आपको सेल के बारे में बताता है। इसको हम क्या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और वैल्यू वाइज ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं, इसमें डेसिमल वैल्यूज फ्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है ना,
तो n की वैल्यू जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होगी कि पहला सेल हो गई है ना, जीरो वाला कोई कंसेप्ट नहीं होगा इसमें। तो 1 2 3 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसको सिग्निफाई करता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके थ्रू, सेल के थ्रू, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या क्या बातें हैं। अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें हमारे सब सेल के बारे में बताते हैं, इसके बारे में सब सेल के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। जैसे सेल है, एक सेल के अंदर कितने सब सेल हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रॉडर मीनिंग देखा जाए तो ये क्या है, ये थ्री डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल की, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल है, जहाँ पे ऑर्बिटल क्या होता है, अब पहले तो यही देख लेते हैं कि भाई ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखो, जहाँ बोर मॉडल में कंसेप्ट था ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिट क्या था, एक फिक्स्ड पाथ था जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने फिक्स्ड पाथ तो माना ही नहीं, ठीक है ना। उन्होंने जस्ट क्या बताया, प्रोबेबिलिटी बताई इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की, ठीक है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करा तो उसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की। उन्होंने ये माना कि न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। जो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला स्पेस है, इसी को क्या माना गया है, ऑर्बिटल माना गया है, ठीक है। तो ऑर्बिटल आपका क्या है, एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्पेस है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पाए जाने की, तो उसको ऑर्बिटल बोल दिया गया, ठीक है। तो जो हमारा सबसेल है वो कहीं ना कहीं क्या बताता है कि थ्री डायमेंशनल शेप्स बताता है ऑर्बिटल्स की। ये क्या बताता है, थ्री डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल के लिए, ठीक है ना। इसके काम में आएगा हम डिनोट करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो जो हमारा एल है, यह हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी गिवन सेल के लिए, किसी भी गिवन सेल के लिए या एन वैल्यू के लिए, गिवन एन वैल्यू के लिए जो हमारे एल की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0 to n-1, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू में कहने का मतलब क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकती है एल की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से हो सकती है, 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकती है। तो अब ये क्या है, सबसेल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मैं साथ में ये भी आपको बता देता हूँ किस तरह से ये सबसेल को डिनोट करेगा। तो अगर आपकी जीरो वैल्यू है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एस सबसेल हो जाएगा, ठीक है। सबको स्मॉल से हम डिनोट करेंगे। तो जीरो के लिए एस सबसेल, अगर 1 आती है एल की वैल्यू तो पी सबसेल, 2 आती है तो डी सबसेल, 3 आती है तो एफ सबसेल, 4 आती है तो जी सबसेल। तो इस तरह से होता है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या देखा था, ये थ्री डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल की, ठीक है ना। तो किस तरह से बताता है ये, तो इसी से हमें ये पता चलेगा। अभी वैसे तो हमने इसको आगे पढ़ना भी है, ठीक है ना, जब ऑर्बिटल और उनके शेप के बारे में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लेते हैं। जो एस होता है उसकी शेप बताएगा कि इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग को कहीं ना कहीं बता रहा है ना, थ्री डायमेंशनल शेप बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पर्टिकुलर स्पेस में इस डायरेक्शन में हो सकती है। तो उससे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल की स्पेस एक तरह से शेप को भी ये सिग्निफाई कर रहा है। तो जैसे एस है, एस ऑर्बिटल में क्या होता है कि हर जगह यूनिफॉर्म फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो हमने उस स्पेस को फिर क्या मान लिया कि ये स्पेस स्फेरिकल है, उसको एस सबसेल दे दिया। इसी तरह पी में क्या है, पर्टिकुलर थ्री एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग हो सकती है, या एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, या वाई या जेड, ठीक है। तो बाद में भी हम सेम डिस्कस कर लेंगे। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि
क्या आप बताना चाह रहे हैं, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है इसमें कि किस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही जानना आपको ज़रूरी है। मान लीजिए ये तो हमने देख ही लिया कि जो इस सब सेल की वैल्यू आती है वो किसके रेस्पेक्ट में आती है, सेल के रेस्पेक्ट में आती है या एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में आती है। तो किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेल है। अब फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, एक तरह से ये एन की वैल्यू 1 लिखी, इसका मतलब मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ। अब फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, ये ध्यान रखना आप कि जो एन की वैल्यू जो होगी जैसे 1 है तो उसमें सेम वैल्यू आने वाली है सब सेल के लिए, मतलब एक वैल्यू आएगी। जैसे फर्स्ट सेल है तो इसमें सब सेल की वैल्यू कितनी आएगी, सब सेल की वैल्यू जो आएगी, एक मिनट, सब सेल की वैल्यू जो आएगी वो भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाएगी। तो पहली वैल्यू ए की वैल्यू हो सकती है और वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, अगर आप n-1 करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही तो मिलने वाला है। तो इसकी ए की वैल्यू आएगी 0। देख लीजिए, जैसे जैसे फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या हुई, 1। अब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया n-1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो जो हमारा फर्स्ट सेल होगा उसके लिए सब सेल क्या होगा, एक सब सेल होगा। ठीक है ना, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट सेल है उसके लिए सब सेल क्या होगा, एस सब सेल होगा। उसके लिए फर्स्ट 0 आएगी उसकी वैल्यू, और अगर हम उसे डेजिग्नेशन वाइज देखें तो वो क्या होगा, एस सब सेल होगा, एस सब सेल। इसीलिए तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि 1 के लिए केवल क्या होता है, फर्स्ट सेल, 1 मतलब फर्स्ट सेल, और उसके लिए एस सब सेल। ठीक है ना, उसमें केवल एक ही सब सेल आता है। ठीक है ना, अब इसी तरह जब n की वैल्यू 2 होगी, जब n की वैल्यू 2 होगी तो l की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, l की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। वो कौन कौन सी होंगी, एक तो 0, पहली वैल्यू तो 0 होने वाली है, फिर n-1, फिर आप क्या करोगे, n-1, तो n-1 मतलब 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। तो इसके लिए 2 वैल्यू आई, वो कौन कौन सी हुई, कौन कौन सी हुई वो वैल्यू, 0 एंड 1। ठीक है ना, तो 0 के लिए तो क्या हो जाएगा, एस सब सेल, 0 के लिए क्या हो जाएगा, एस सब सेल, और 1 के लिए क्या हो जाएगा, पी सब सेल। ठीक है, पी सब सेल। अब इसको अगर हमें डिजिग्नेट करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं, तो इसी तरह, इसीलिए हम सेकंड जब आप लिखते हो सेल तो उसमें क्या होता है, 2 सब सेल होते हैं, तो इसलिए हम उसको किस तरह से लिखते हैं, 2s और 2p। ठीक है, 2s और 2p, अब समझ पा रहे होगे ना क्यों लिखते हैं हम 2s और 2p। ठीक है, इस तरह से। अब n की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यू ही आएंगी। वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0। ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या होगी, n-1, n क्या है 3 - 1 मतलब 2, बीच में क्या होगा, 1। ठीक है ना, मतलब एक एक माइनस करके हम इस तरह से कर रहे हैं। तो अब 3 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो इससे क्या बन रहा है, इससे तो एस सब सेल बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, पी सब सेल, और 2 से क्या बनेगा, डी सब सेल। तो अगर हमें इसे थर्ड सेल के लिए लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 3s 3p 3d। ठीक है, इसी तरह अगर आपको क्या करना है, फोर्थ के लिए लिखना है कि n इक्वल टू 4 है तो l की भी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 4 वैल्यूज हो जाएंगी, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, जो मैक्सिमम लास्ट की वैल्यू आएगी वो क्या कहाँ से आ रही है, n-1 से आ रही है। ठीक है, कि 4 - 1 इक्वल टू 3। तो अब इसके लिए आपको पता ही है ये क्या, एस सब सेल, ये p, ये d और ये f। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए प्रॉपर नोटेशन देंगे सेल की तो अब क्या हो जाएगी, 4, फोर्थ सेल है तो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो 4 हमारे
सेल आ गए इस तरह से, मतलब फोर्थ सेल के लिए 4 सब सेल बन गए, 4s 4p 4d 4f। तो इसी तरह से आप फिफ्थ के लिए भी निकाल सकते हो, सिक्स्थ के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो हमारा जो थर्ड है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे हम स्मॉल m या ml से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट में l लिख देते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स कहने का मतलब ये क्या होगा, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। बस आप तो सीधा ऐसे जान लो कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है। कहने का मतलब किसी सबसेल में, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में बता रहा था, सबसेल के बारे में, है ना। तो अब इन सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलने वाली है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में भी किस पर्टिकुलर एक्सिस या डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारा पी सबसेल है, पी सबसेल है, तो आपको पता है, आपने ऐसे पढ़ा ही है कि पी में क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कौन बताएगा, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करें, ml से, और ये वाली इंफॉर्मेशन कि कितने ऑर्बिटल्स हैं ये हमें मिलता है इस फॉर्मूले से। ml इक्वल टू क्या होता है, 2l+1, ml इक्वल टू क्या होता है, 2l+1, ठीक है। ये तो जस्ट ये पता लग गया कि कितनी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इसको बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है ml इक्वल टू -l थ्रू 0 टू +l, ठीक है। अभी क्या होते हैं, अभी हम समझेंगे, पहले से फॉर्मूला हमने देख लिया कि क्या क्या फॉर्मूले हैं इसमें। तो अब मान लीजिए आपका जैसे फर्स्ट सबसेल था, फर्स्ट सबसेल मतलब एस सबसेल था जो आपका, ठीक है। तो अगर एस सबसेल के लिए अगर हम ml की वैल्यू निकालने जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स की वैल्यू कहने का मतलब जानना चाहेंगे कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि भाई एस सबसेल में ऐसे बनाते हैं केवल एक बॉक्स, है ना, कि एक ही क्या होता है उसमें, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वो होता कैसे है, वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा आपको, ml इक्वल टू 2l+1 से। तो अगर आप इस फॉर्मूले में यूज करोगे तो 2, अब आपने पढ़ा है कि एस सब सेल के लिए वैल्यू क्या होती है, एल की 0, है ना, एल की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसके लिए आप 0 रखोगे +1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 और +1 कितना आ जाएगा 1। तो इसका हमने क्या देखा कि जो एस सब सेल है उसके लिए एक वैल्यू निकल के आएगी, उसके लिए एक वैल्यू निकल के आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एस सब सेल के लिए केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर आप मान लो पी सब सेल के लिए लोगे, इसके लिए पी सब सेल के लिए, पी सब सेल के लिए, तो पी सब सेल के लिए अगर आप जब लोगे वैल्यू, तो पी सब सेल के लिए आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है 1। अब हमें ये पता करना है इस पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमें वो कहाँ से पता चलेगा, इस फॉर्मूले से कि ml इक्वल टू 2l+1। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1+1, तो 2 इंटू 1 2+1 इक्वल टू 3, तो 3 आ गई। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी सब सेल में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। फिर हम उसको किस तरह से उनको
बताते हैं आगे, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। फिर इसी तरह से मान लो आपका डी सबसेल है, डी सबसेल है, तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। इस वैल्यू को यूज करेंगे अब हम ये जानने के लिए कि डी सबसेल में ऑर्बिटल्स के नंबर कितने कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। वो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे टोटल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह से आप एफ सब सेल के भी निकालोगे तो 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी वैल्यू रेंज कैसे करती है। तो मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, एस सब सेल है, ठीक है ना। एस सब सेल है हमारे पास, एस सब सेल है। अब इसमें हमने ऑर्बिटल्स जानने हैं कि कितने हैं, तो वो तो हमने जान लिया। इसमें क्या एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो जब 0 आ जाती है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक ही वैल्यू होगी। जैसे हम वैल्यू रेंज किस तरह से करते हैं, -L थ्रू 0 टू +L। अब 0 में तो अगर आप माइनस लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 0 होता है, ठीक है ना। तो एस की एक ही वैल्यू होगी 0, ठीक है ना। इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल है, इस तरह से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन है स्पेस में वो यूनिफॉर्म है। इसका जो स्पेस में डायरेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। कोई ऐसे एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं कर रहा है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, इसको स्फेरिकल शेप से डिनोट करते हैं, स्फेरिकल शेप से डिनोट करते हैं हमारे जो एस सबसेल होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्फेरिकल शेप दिया गया। अब नेक्स्ट है पी सबसेल। पी सबसेल के लिए अगर हम बात करें, पी सबसेल के लिए हमने क्या देख लिया था कि 3 वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज, ठीक है। अब वो रेंज कैसे करेंगी, जो हमारी एल की वैल्यू है उसी से रेंज करेंगे, ठीक है। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो अब इसके लिए अगर एम एल की वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, माइनस से। तो -1, फिर कहाँ से जाना है, थ्रू 0 जाना है ना, थ्रू 0 और फिर +1, तो 3 वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या डिनोट कर देते हैं, -1 के लिए इसी तरह पी एक्स, 0 के लिए पी वाई, फिर इसके लिए पी जेड, ठीक है। इस तरह से हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, डी सबसेल है, डी सबसेल है। तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो एम एल की वैल्यू, ठीक है, जो ये 5 ऑर्बिटल्स, इतना तो हमें पता चल गया था, इसके लिए 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो उन 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी अब वो देख रहे हैं। तो इनकी वैल्यू कहाँ से रेंज करना शुरू करेगी, माइनस वैल्यू से, है ना। तो -L 0 टू +L, तो माइनस वैल्यू क्या गई 2, फिर क्या होगा -1, ठीक है ना, एक एक डिक्रीज करते जाना है ना। फिर अब -1 के बाद तो क्या आएगा 0, फिर इसी तरह +1, फिर +2, तो ये 5 वैल्यूज हो गई, ठीक है ना, जिनको हम अपना ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एक क्या होता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एफ सबसेल। मान लीजिए अगर एफ सबसेल होता, एफ सबसेल, एफ सबसेल, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या आती, 3। और तब इसके लिए एम एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो ये 7 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या क्या बातें ये बताता है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी जो एग्जाम से रिलेटेड वो हमने इसमें पढ़ ली, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। एंड में हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेंगे कि इन सारे क्वांटम नंबर्स को मिला के किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट का जो हमारा 4th क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, कई जगह एम एस भी लिख देते हैं, पर ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, स्पिन मोशन को डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो टू डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है, वो इस तरह से क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी मोशन कर सकता है। तो उसके बेस पे हम इसको क्या देते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो हम इसकी वैल्यू को मान के चलते हैं +½ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो हम इसको वैल्यू देते हैं -½ तो इसमें बाकी और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा हो जाता है, ये चारों के चारों क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए जो इनमें हमें ज़रूरत की चीज़ें थी, ठीक है। अब इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी के टॉपिक हम फिर कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि n की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, या कहने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा यह है कि हम इसको पूरा लॉन्ग टर्म में करें, कि जैसे कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, फिर उसमें सब शेल की वैल्यूज निकालें, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो होता है n², ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल में ये पता करना है कि टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो वो कैसे निकलेगा, n² करके निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3² मतलब 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। अगर इसी तरह से फोर्थ पूछ लिया जाता है कि फोर्थ सेल है, ठीक है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाता है 4² मतलब 16 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है, हम देख लेते हैं। देखो n की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। तो इसके लिए अगर आप l की वैल्यू लिखने के लिए जाओगे तो कितनी होगी, 3 वैल्यू जाएंगी, ठीक है ना। यही तो पढ़ा था हमने कि जो n की वैल्यू होती है उतनी l की वैल्यू आती है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी, l की वैल्यू 0 1 2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। 3 सबसेल होंगे इसमें, ठीक है ना, 0 1 2, मतलब ये क्या होगा, एस सबसेल, ए क्या होगा पी, और ए क्या होगा डी, ठीक है। अब आपको पता है कि इनमें हमें ऑर्बिटल बताना है ना, तो एस में तो क्या होता है, केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। ये किस फॉर्मूले से बता सकते हैं हम, 2l+1 वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं, ठीक है ना। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। बस हम करोगे कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 ऑर्बिटल, तो इस तरह से आ रहा है ये। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो उसमें ऐसा नहीं है हमने इसको कुछ रट लेना है, पर डायरेक्ट फार्मूला ये है कि आपको एक ही बारी में फटाक से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तो हमें आंसर मार्क्स करने कोई वहाँ एक्सप्लेनेशन तो देनी ही नहीं है कि क्यों आया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें बताने हैं तो n² कर लेते हैं, तो हमें आ जाता है, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब कई बार क्या होगा कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाएगा, कि मान लीजिए आपका n की वैल्यू यही है, यही ले लेते हैं हम कि n की वैल्यू 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जा सकते हैं। तो अब आपको ये पता ही है, आगे अभी हम जैसे पढ़ेंगे रूल्स, वो रूल्स अभी मैंने पढ़े नहीं है, पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे उसे। तो उसमें आपको खैर इतना पता भी होगा कि एक ऑर्बिटल में क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं। तो जब आपके 9 ऑर्बिटल्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा, उस हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है फिर वो क्या बन जाता है, 2n²। अगर आपको
किसी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं 2n²। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया है, अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स तो हमने देख ही लिए क्या है, उनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करना रहेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको चाहूँगा तो बता भी दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर। फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए वैसे हम फटाफट इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला रह गया है, और इसके लिए अलग से और वीडियो नहीं बना के इसी में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो शेप्स देख लेते हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की शेप्स देख लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जैसे जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है इस तरह से। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्या है, हर जगह इक्वल है। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्या होता है, पी सबशेल जो होता है, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल बोल लेते हैं। हाँ, तो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। डम्बल शेप, ठीक है, डम्बल शेप होता है इनका। डम्बल शेप आपको पता ही है, जो जिम वगैरह में करते हैं। ठीक है, उसी से बनाया गया। ठीक है, तो ये डम्बल शेप हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो थ्री डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मान के चलते हैं। मान लीजिए ये वाला क्या हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्सिस जैसे डिनोट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पी एक्स को ही ऐसे डिनोट करना है, किसी को भी हम पी जेड को भी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए इसको नेक्स्ट हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पी वाई है। फिर इसी तरह से आपको इस तरह से हॉरिजेंटल उसमें मान के चलते हैं कि ये क्या है, पी जेड है। ठीक है, तो फिर इस तरह से हमारे जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं, और थ्री ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिनको हम थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। अब जो आपका डी ऑर्बिटल्स होता है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल डम्बल शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, डबल डम्बल शेप होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल आपके डबल डम्बल शेप होते हैं। बाकी इसमें फिर वो एक्सेज वाला केस चलता है कि डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है। ठीक है ना, तो वो सब तो अलग चीज़ होगी। ठीक है, बाकी आपका जो शेप है वो कैसा रहेगा इनका, डम्बल शेप रहेगा, सॉरी डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप रहेगा इनका। ठीक है, और जो एफ होता है, एफ का क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है, मतलब कोई शेप ऐसे डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑलमोस्ट बहुत ही फार जा चुका होता है, तो ऑर्बिटल्स के अब हमें पर्टिकुलर शेप डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रॉन्स इसी पर्टिकुलर बाउंड्री में होगा, ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो एफ सब सेल है, सॉरी एफ ऑर्बिटल है, उसकी शेप को हम कुछ क्या है, फिक्स्ड नहीं मानते, उसे डिफ्यूज शेप बोलते, तो उसकी शेप आपको ऐसे कुछ पूछी नहीं जाती। ठीक है, अगर आएगी तो डिफ्यूज शेप लिख देना। एफ सब सेल के लिए क्या होती है, डिफ्यूज्ड शेप होती है, डिफ्यूज्ड शेप। ठीक है, बस अब बात आती है इनकी। अच्छा, कई बार क्या है, इनमें नोट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नोट्स पूछ लिए जाते हैं।